मेरी सीईओ पत्नी जिहान पिछली जिंदगी में मुझसे तलाक ले लेती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसकी कंपनी में उसी के ऑफिस में काम करने लगता हूँ। जब भी उसे कोई परेशानी होती तो सबसे पहले मैं ही सामने आता। चाहे कंपनी के शेयर गिर रहे हो, कोई तकनीकी समस्या हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई और दिक्कत, मैं ही सब ठीक करता था। लेकिन वो मेरी जगह अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तारीफ करती थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड मेरा सारा क्रेडिट ले लेता था और जिहान उसे गिफ्ट में किस करती थी। मैं उसके पीछे कुत्ते की तरह लगा रहता था। जब वो दोनों साथ में होते या करीब होते तो मैं चुपचाप वहां से चला जाता था। ये सब मैं सिर्फ इसलिए करता था कि वो मेरी तरफ एक बार मुस्कुरा दे। उसकी एक मुस्कान से ही मैं पागल हो जाता था। उसकी खुशी के लिए ही मैंने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए थे। लेकिन एक दिन उसके मेंशन में आग लग जाती है और कुछ ही पलों में आग बहुत फैल जाती है। मैं सभी लोगों को बाहर निकालता हूँ, घर के नौकर चाकरों को भी, और फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। तभी एक नौकर बताता है कि मैडम और नए सर अभी भी अंदर हैं। ये सुनकर मैं चौंक जाता हूँ और उन्हें बचाने के लिए अंदर चला जाता हूँ। वो दोनों अंदर फंसे होते हैं। मैं जिहान के कमरे की तरफ जाता हूँ। दरवाजा जल रहा होता है तो मैं उसे लात मारकर तोड़ता हूँ और अंदर जाकर उसे बाहर कॉरिडोर में ले आता हूँ। लेकिन बाहर आते ही वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने चली जाती है और मैं अभी भी कमरे में ही होता हूँ। तभी एक जलती हुई बुक शेल्फ मेरे ऊपर गिर जाती है और मैं उसके नीचे दबकर जलकर मर जाता हूँ। वो बिना पीछे देखे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने चली जाती है। उसे हल्की चोट लगी होती है और जिहान उसके इलाज के लिए पूरा अस्पताल बुक कर लेती है। वो मेरे अंतिम संस्कार में भी नहीं आती। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं फिर से पिछले समय में जन्म ले चुका होता हूँ। मेरे सामने मेरी पत्नी जिहान तलाक के कागज लेकर खड़ी होती है। मैं समझ जाता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं ये सब पहले जी चुका हूँ। वो मेरे सामने तलाक के कागज फेंकते हुए कहती है, इस पर साइन करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिहान सोच रही होती है कि मैं हंगामा करूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं चुपचाप साइन कर दूंगा। मैं अपनी जेब से पेन निकालता हूँ और तलाक के कागजों पर साइन कर देता हूँ। मेरा ठंडा और शांत रवैया देखकर वो हैरान और स्तब्ध रह जाती है। मैं उठता हूँ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ और मेंशन से बाहर निकलने लगता हूँ। वो सोचती थी कि मैं घर पर बेकार पड़ा रहता हूँ, लेकिन घर के नौकरों को भी पता था कि मैं ही घर से सारा काम संभालता था। बिजनेस, मीटिंग्स, डील्स, क्लाइंट्स, सब कुछ। जब सबको पता चलता है कि मैडम ने मुझे तलाक दे दिया है तो सब हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि सर तो बहुत अच्छे हैं और सारा काम वही संभालते हैं, फिर भी मैडम ने उन्हें तलाक क्यों दिया। मैं उन सब को नजरअंदाज करते हुए जा रहा होता हूँ। तभी मुझे कुछ याद आता है और मैं वापस उसके पास जाता हूँ। वो अभी भी कमरे में खड़ी होती है। मैं उससे कहता हूँ, मेरे जो कपड़े हैं उन्हें फेंक देना और जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए लिए थे उन्हें भी फेंक देना, और कंपनी के जो शेयर तुमने मेरे नाम किए थे उन्हें भी अपने पास ही रखो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। जिहान पूरी तरह से हैरान रह जाती है। मैं कमरे से निकलने लगता हूँ। तभी वो कहती है, ठीक है, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना, कुत्ते की तरह पीछे मत घूमना। मैं उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मेंशन से बाहर निकल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पहले वाला होता तो अब तक उसके पीछे भाग रहा होता। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आने लगती है। मैं अपनी जेब से फोन निकालता हूँ और एक फ्लैट खरीद लेता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे थे। मैं सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ठंड का मौसम होता है और बर्फ गिरने लगती है।
मैं तेजी से अपने फ्लैट की ओर बढ़ता हूँ। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर एक गली में पड़ती है। वहाँ सफेद बालों वाली एक युवा महिला और उसकी एक प्यारी सी बेटी गली के कोने में बैठी होती है। उसकी माँ अपनी बेटी को अपनी गोद में अपने आंचल में लेकर ठंड से बचा रही होती है, लेकिन उसने खुद ठीक से कपड़े नहीं पहने होते। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसकी बॉडी पर मारपीट के निशान होते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो, मानो किसी ने उसमें 20-30 तलवारें घोंप दी हो। मैं सोचता हूँ कोई इतना बेरहम और घटिया इंसान कैसे हो सकता है जो इतनी प्यारी बेटी और इतनी अच्छी पत्नी को इस तरह मार सके। मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी मैं देखता हूँ कि ठंड की वजह से माँ और बेटी दोनों बेहोश हो चुकी हैं और उनकी बॉडी कांप रही है। मेरा शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। मैं दोनों को अपनी गोद में उठाता हूँ। जैसे ही मैं उन्हें पकड़ता हूँ, मेरे शरीर की गर्मी से उनका कांपना थोड़ा कम हो जाता है। मैं उन्हें अपने फ्लैट में ले आता हूँ। मैं इस फ्लैट में पहली बार आया होता हूँ, बस इसकी तस्वीरें ही देखी थी। जैसे ही अंदर आता हूँ, फ्लैट तस्वीरों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं जल्दी से उन्हें बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता हूँ, हीटर चला देता हूँ और उनके ऊपर कंबल ओढ़ा देता हूँ। फ्लैट में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें सोता छोड़कर सामान लेने चला जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं किचन का सारा सामान लेकर वापस आता हूँ। देखता हूँ कि वे दोनों अभी भी सो रही हैं, जैसे कई रातों से सोई न हो। मैं उन्हें सोने देता हूँ और किचन में खाना बनाने लगता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, बस मेरे हाथ अपने आप चल रहे होते हैं। खाना बनाना मुझे पहले से आता था। मैं ही रोज सुबह जिहान के लिए नाश्ता बनाता था। मेरा खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी खाने की आवाज से माँ और बेटी दोनों उठ जाती हैं। वे इधर उधर देखती है। हम कहाँ आ गए? मम्मा, ये जगह कितनी अच्छी है, ये बेड कितना सॉफ्ट है और ये कमरा कितना गर्म है। उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। माँ अपनी बेटी को पीछे करती है और दरवाजा खोलती है। सामने मैं टेबल पर खाना लगा रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ, आप दोनों मेरे शोर से उठ गई? वो पूछती है, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? मैं हल्की सी ठंडी सांस लेकर कहता हूँ, आप दोनों सड़क पर गली के बाहर बैठी थी, फिर बेहोश हो गए। आपने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे और ठंड से कांप रही थी। मैं घर जा रहा था, आपको इस हालत में देख नहीं पाया, इसलिए आपको यहाँ ले आया। और माफ कीजिए, आपको उठाते समय मुझे आपको छूना पड़ा। वो कहती है, नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आपने तो हमारी मदद की है। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। उसकी बेटी की नजर गरम गरम खाने पर होती है। ऑमलेट, रेमन, हॉट सूप और सलाद। वे जाने लगती हैं तो मैं कहता हूँ, अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वह कहती है, मैं किसी अजनबी के घर कैसे रुक सकती हूँ? मैं कहता हूँ, मैंने आपकी जान बचाई है तो मैं अजनबी कैसे हुआ? तभी उसकी बेटी के पेट से आवाज आती है और दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अच्छा, मैंने आपकी मदद की है तो बदले में आप दोनों मेरे साथ डिनर तो कर ही सकती हैं। असल में उनके पास न रहने की जगह होती है, न खाने के पैसे। मैं कहता हूँ, आपको मेरा एहसान चुकाने के लिए डिनर करके ही जाना होगा। ये सुनकर छोटी बच्ची के चेहरे पर चमक आ जाती है। मैं ये सब नोटिस कर लेता हूँ। उन्होंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह कहती है, ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले जाता हूँ, बच्ची को उठाकर कुर्सी पर बैठाता हूँ और खुद भी बैठ जाता हूँ। जैसे ही वे रेमन खाती है, उनके चेहरों पर रौनक आ जाती है। उन्हें खाते हुए देख मुझे सुकून मिलता है। मैं खुद बिना खाए बस उन्हें ही देखता रहता हूँ। कुछ देर बाद मैं अपनी सोच से बाहर आता हूँ।
वे पूछती है, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं कहता हूँ, ओ हाँ, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, वैसे आप दोनों इतनी ठंड में सड़क पर क्यों थी? आपके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? आपकी ये हालत किसने की? आपकी गर्दन पर ये चोट के निशान कैसे हैं? और आपके पति कहाँ है? यह सुनते ही बच्ची कांपने लगती है। उसके हाथ से चॉपस्टिक्स गिर जाती हैं और माँ के मुंह में खाना अटक जाता है। मैं तुरंत उठकर उसे पानी देता हूँ। वो पानी पीती है। मैं सोचता हूँ इसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं कुर्सी पर बैठकर कहता हूँ, आप मेरे सामने हैं, मुझे बता सकती है कि आपके साथ क्या हुआ? वो कांपते हुए, हकलाते हुए बोलने लगती है। फिर मैं कहता हूँ, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताइए। वह कहती है, मेरा एक पति भी था, उसकी कंपनी डूब गई और अपनी गलती मानने की बजाय उसने मुझे और मेरी बेटी को ही मनहूस समझना शुरू कर दिया। वह रोज शराब पीकर आता और हम दोनों को मारता था। मैं किसी तरह अपनी बेटी को तो बचा लेती थी, लेकिन वह मुझे बहुत मारता था। मैं घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बस माँ बाप थे, वे भी गुजर गए। अब हमारे पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी। उसने मेरे छुपाए हुए पैसों से भी शराब पी ली। घर में न पैसे बचे थे, न खाने को कुछ था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो वह मुझसे पैसे मांगता। मेरे पास अपनी बेटी के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वह मुझे बहुत मारता। एक दिन वह घर आया और तलाक के कागज लाकर बोला, इस पर साइन कर, मेरी एक दोस्त है, मैं उससे शादी करूंगा, वह मुझे पैसे देगी। मैंने कहा, मैं साइन नहीं करूंगी, मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता। फिर कहने लगा, जब तक तो साइन नहीं करेगी मैं तेरी इस बेटी को मारूंगा। मैं कहता हूँ, बस बस, मुझे आगे कुछ नहीं जानना। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ, अगर वह आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़े बिना नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मुझे बच्ची के रोने की आवाज आती है। मैं ऊपर देखता हूँ, वह बेहोश हो गई होती है। मैं बच्ची से कहता हूँ, अरे बेटा, रोना बंद करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ, वो बस सो गई है। लेकिन सच तो ये होता है कि वह कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता हूँ, बिस्तर पर लिटाता हूँ और कंबल ओढ़ा देता हूँ। फिर बच्ची से कहता हूँ, तुम्हारी माँ बस अब ठीक हो जाएगी, थक गई है, सो रही है, बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चों को इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। वो अपने आंसू पोंछती है। मैं उसे उसकी माँ के पास सुला देता हूँ और उसे एक कहानी सुनाने लगता हूँ। जब वो सो जाती है तो मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता हूँ, अगर मैंने इन्हें कल यहाँ से जाने दिया तो ये कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी, क्या फिर उसी सड़क वाली गली में रहेंगी? वो छोटी सी बच्ची इतनी ठंड में कहाँ भटकेगी? यही सब सोचते सोचते मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह मेरी आंखें 6 बजे ही खुल जाती है। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बर्फबारी हो रही है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और उस कमरे में जाता हूँ जहाँ माँ बेटी सो रही होती है। वे अभी भी सो रही होती हैं और बहुत प्यारी लग रही होती है। मैं धीरे से दरवाजा बंद करता हूँ और किचन में नाश्ता बनाने लगता हूँ। तभी वो छोटी बच्ची उठकर मेरे पास आती है। एक आंख आधी बंद होती है, एक खुली। वो कहती है, चू चू, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ और कहता हूँ, चलो जल्दी चलो। मैं उसे जल्दी से टॉयलेट ले जाता हूँ और कहता हूँ, हो जाने के बाद हाथ मुंह धोकर नाश्ते की टेबल पर आ जाना। मैं तब तक टेबल पर नाश्ता लगाने लगता हूँ। बच्ची की माँ अभी तक नहीं जागी होती। थोड़ी देर बाद बच्ची हाथ मुंह धोकर आती है। मैं उसे प्यार से उठाकर बैठाता हूँ और कहता हूँ, चलो
हम नाश्ता कर लेते हैं, तुम्हारी माँ अभी नहीं जागी है। मैं उसे नाश्ता खिलाने लगता हूँ। तभी उसकी माँ आती है, एक हाथ सिर पर रखे हुए, और कहती है, मैं यहाँ कैसे? बच्ची कहती है, मम्मा आप बेहोश हो गई थी, मैं बहुत रो रही थी। फिर इन अंकल ने बताया कि आप बेहोश हो गई थी, आपको बेडरूम में लिटाया और मुझे भी सुलाया और मुझे स्टोरी भी सुनाई। माँ कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं। वो कहती है, बेटा ZN। चलो। यह सुनकर मैं अचानक शॉक और सन्न रह जाता हूँ। बच्ची का नाम GN होता है। वह भी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी माँ की बात मानकर जाने लगती है। जब मैं होश में आता हूँ, तब तक वे लोग दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। मैं जल्दी से उनके पीछे भागता हूँ और पीछे से आवाज लगाता हूँ, रुको। मैं कहता हूँ, जब आपके पति ने आपको तलाक दे दिया है और आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो आप इतनी बर्फबारी में कहाँ जाएंगी? इस बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगी? माँ और बेटी दोनों का चेहरा झुक जाता है। मैं आगे कहता हूँ, अगर मैंने सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी मेरे पास है। मेरे इस फ्लैट में 3 लोगों के रहने की जगह है। आप दोनों यहाँ रह सकती हैं। बस आपको मेरे घर की देखभाल करनी होगी, और मैं ये मुफ्त में नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको हर महीने पैसे भी दूंगा। श्यून मेरी तरफ देखती है और धीरे धीरे हकलाते हुए मना करना चाहती है। वो कहती है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे रह सकती हो? और मेरे पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं कहता हूँ, ऐसा समझिए कि आप मेरी मेड है और आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रह सकती हैं। श्यून के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह सोचती है कि उसकी बेटी का भविष्य खराब हो रहा है, उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसे हाँ कहना पड़ता है। मैं राहत की सांस लेता हूँ और सोचता हूँ, अगर मैंने इनकी मदद नहीं की होती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। सड़क पर अकेली महिला के साथ कुछ भी हो सकता है, या वे ठंड से ही मर सकते थे। मैं कहता हूँ, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर लेते हैं। ये सुनकर बच्ची के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ जिहान सोकर उठती है। उठते ही उसे कॉफी चाहिए होती है, लेकिन आज कॉफी नहीं होती। वह गुस्से में मुझे बुलाती है, वांग तुम कहाँ हो? तभी एक मेड आती है और कहती है, मैडम सर तो यहाँ नहीं है। जिहान गुस्से में पूछती है, कहाँ गए सर? मेड डरते हुए कहती है, मैडम आपने ही तो कल उन्हें तलाक दे दिया था। जिहान अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, ओह हाँ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मेड से कहती है, अब क्या देख रही हो, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। पहले मैं उसके उठने से पहले ही अपने हाथों से कॉफी बनाकर उसके कमरे में पहुंचा देता था, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। अगर सुबह सुबह उसे कॉफी ना मिले तो वो पूरे घर में हंगामा कर देती थी। कुछ देर बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। मेड उसे कॉफी देती है। वो पहला घूंट लेते ही उसे थूक देती है और गुस्से में कहती है, ये कैसी कॉफी है? तुम इसे कॉफी कहती हो? पहले कॉफी इतनी अच्छी कैसे बनती थी? मेड कहती है, मैडम वो सर अपने गार्डन में खुद कॉफी उगाते थे, ताजी और शुद्ध। ये सुनकर जिहान चुप हो जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो हकलाते हुए कहती है, तो तुम भी उसी बीन से कॉफी बना लो। मेड जवाब देती है, मैडम सर के जाने के बाद वो पौधे सूखकर मुरझा गए। जिहान कहती है, मेरे पास पैसों की कमी है क्या? वैसे ही और पौधे मंगवा लो। तभी माली आता है और कहता है, मैडम ये पौधा इतनी आसानी से नहीं मिलता। घने जंगलों और पहाड़ों को पार करने के बाद भी सिर्फ 2-3% चांस होता है कि ये मिले, और इसकी देखभाल करना भी आसान नहीं है। जिहान चुप हो जाती है। वह सोचती है, वो कामचोर ऐसा कर ही नहीं सकता था, या फिर
क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता था? लेकिन वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसने अपने फायदे के लिए किया होगा। असल में उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। फिर वो जल्दी से ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ हम सब नाश्ता कर चुके होते हैं। मैं सारे प्लेट्स, चॉपस्टिक्स और कप उठाकर धोने जाता हूँ। तभी मिस शियून मेरी मदद करने आती है, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, इतनी ठंड में आपके हाथ गीले होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वह मुझे हैरानी से देखती हैं। मैं उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहता हूँ। तभी उनकी बेटी जी यूए टीवी ऑन कर देती है। शियून उसे डांटते हुए कहती है, किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूते। जी यूए का चेहरा उतर जाता है और वह टीवी बंद कर देती है। मैं ये सुन लेता हूँ और कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं, बच्ची ही तो है। जी यूए के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और वह टीवी फिर से ऑन कर देती है। दोनों माँ बेटी टीवी देखने लगती हैं। उन्हें हंसते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे वे कई सालों से हंसी ही नहीं थी। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मैं जी यूए के लिए हॉट चॉकलेट और शियून के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आता हूँ। शियून कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं उसे हल्की सख्त नजर से देखकर कहता हूँ, आप अभी मेरे घर में रह रही हैं, इसलिए चुपचाप पी लीजिए। फिर मैं तुरंत मुस्कुराकर कहता हूँ, ओह सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी मैंने ये आप दोनों के लिए ही बनाया है। अगर आप नहीं पिएंगी तो ये बेकार हो जाएगा और मुझे फेंकना पड़ेगा। ये सुनकर वे दोनों अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगती है और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाती है। तभी मैं कुछ नोटिस करता हूँ। उन दोनों के कपड़े छोटे और फटे हुए थे और किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं थे। मैं बाहर देखता हूँ, बर्फबारी रुक चुकी होती है और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तभी मुझे याद आता है कि मेरे घर के पास एक मॉल है। मैं माँ बेटी दोनों को मॉल ले जाता हूँ। मॉल अंदर से गर्म होता है क्योंकि वहाँ हीटर चल रहा होता है। तभी बच्ची पूछती है, आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? मैं कहता हूँ, मैं आप दोनों को कपड़े दिलाने के लिए लाया हूँ। तभी शियून कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ, अभी आप यही बोलेंगी कि इसकी क्या जरूरत है? आपने अपने कपड़े देखे हैं और मुझे पता है आप सोच रही हैं कि आप मुझे परेशान कर रही हैं और मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, ये पैसे मैं आपकी सैलरी से काट लूंगा, लेकिन जी यूए के कपड़ों के पैसे मैं खुद दूंगा, ठीक है? शियून कुछ बोल नहीं पाती, फिर धीरे से कहती है, ठीक है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, चलो मान गई। वैसे भी मैं ये पैसे उसकी सैलरी से नहीं काटने वाला। मैं कहता हूँ, चलो चलते हैं। बच्ची खुशी से कहती है, यस। हम लोग कपड़ों वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। शियून और जी यूए अपने कपड़े लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ और सोचता हूँ, मेरे पास भी तो कपड़े नहीं हैं। सारे कपड़े मैं मेंशन में ही छोड़ आया था, मुझे भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। तभी जी यूए दौड़कर मेरे पास आती है और कहती है, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? वो बहुत प्यारी लग रही होती है। मैं सोचता हूँ, कोई इंसान इतनी प्यारी बच्ची को कैसे मार सकता है? मैं कहता हूँ, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। और उसकी मुस्कान तो उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी उसके पीछे से शियून आती है। उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह जाता हूँ। उसने साधारण कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मैं अपनी नजर हटा ही नहीं पाता। तभी वो मुझे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेती है और मैं जल्दी से नजर हटा लेता हूँ। शियून कहती है, चले, शाम हो चुकी होती है और ठंड भी बढ़ गई होती है। हम सब वापस घर आ जाते हैं। हम सारा सामान टेबल पर रख देते हैं।
मैं आते ही किचन में जाकर सबके लिए हॉट चॉकलेट बनाने लगता हूँ। तभी शियून मेरी मदद करने आ जाती है। हम दोनों मिलकर हॉट चॉकलेट बनाते हैं और जी यूए मजे से टीवी देख रही होती है। हॉट चॉकलेट बन जाने के बाद हम सब टीवी देखते हुए गरम गरम हॉट चॉकलेट का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ जिहान और उसका बॉयफ्रेंड क्लाइंट्स को संभाल नहीं पा रहे होते। सारे क्लाइंट्स कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे होते हैं। जिहान अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, अरे तुम इन्हें संभालो, तुम पहले इन्हें कैसे मैनेज करते थे। तभी एक क्लाइंट कहता है, मिस जिहान, हमें वांग चाहिए। हमने वांग की वजह से ही इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और हम उसी के साथ काम करना चाहेंगे, आपके साथ नहीं। ये सुनकर जिहान पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे समझ आता है कि सारे क्लाइंट्स को वांग ही संभालता था। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरा मार दिया हो। वो कहती है, लेकिन वो तो ऑफिस भी नहीं आता था। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है, मैम, सर घर से ही सारे क्लाइंट्स को संभालते थे। उन्हीं की वजह से सारे क्लाइंट्स हमसे जुड़े थे, लेकिन आपने तो उन्हें तलाक दे दिया। ये सुनकर जिहान गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करता है। पहली बार उसे मेरी अहमियत समझ में आने लगती है, लेकिन फिर भी वो सारा दोष मुझ पर ही डालती है। ये सब उसी ने किया होगा। मैंने उसे तलाक दिया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसकी सोच अब भी नहीं बदली होती। दूसरी तरफ मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले समय में किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी, कौन सी चीजें ज्यादा इस्तेमाल होंगी और किन कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भविष्य देख चुका था। शियून और जी युआ दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। मैं अपना लैपटॉप निकालता हूँ और अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और प्लान्स बनाने लगता हूँ। मैं यह भी तय करता हूँ कि किन कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे। फिर मैं सो जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त से एक कैफे में मिलता हूँ। वो बेरोजगार होता है, लेकिन बहुत होशियार होता है। मैं उसे अपना प्लान समझाता हूँ और वो उसे समझ जाता है। मैं कहता हूँ, चल भाई, कल से अपना बेस्ट देते हैं। वो कहता है, क्यों नहीं दोस्त, अब समय आ गया है। अगले दिन से हम काम शुरू कर देते हैं। हम 5 से 6 महीनों तक लगातार मेहनत करते हैं। इस दौरान हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन्वेस्टर्स को समझाना, क्लाइंट्स को संभालना, कंपनी के शेयर बढ़ाना और कंपनी को ऊपर ले जाना। मैं रात के 3 से 4 बजे तक काम करता था और ऐसा नहीं था कि मेरा दोस्त काम नहीं करता था। वो बाहर के सारे काम संभालता था और मेरे साथ मिलकर क्लाइंट्स को भी मैनेज करता था। वह भी रात के 2-3 बजे तक जागता था, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता था। ऐसे ही एक दिन मैं रात के 2 बजे तक काम कर रहा था। तभी शियून की नींद टूट जाती है। वो टॉयलेट जाने के लिए उठती है और दरवाजे के कोने से देखती है कि मैं अभी भी काम में लगा हुआ हूँ। मैं काम में इतना डूबा होता हूँ कि उसे नोटिस ही नहीं कर पाता। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है और धीरे धीरे कंफल और देखती है, अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब मैं उठता तो अपने ऊपर कंबल देखकर मुस्कुरा देता और समझ जाता कि ये किसने किया है। इन महीनों में हम एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे। मैंने जी यूए का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था ताकि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। शियून सुबह नाश्ता बना देती थी, जी यूए को उठाकर स्कूल भेजती थी। फिर मैं उठता, हम दोनों नाश्ता करते और मैं फ्रेश होकर अपने काम में लग जाता। दूसरी तरफ शियून भी घर के कामों में लग जाती। बर्तन धोना, टेबल साफ करना, खिड़कियां साफ करना, कपड़े धोना। वो भी बहुत मेहनत करती थी। मैं रोज शाम को जी यूए के साथ खेलता था, क्योंकि मैं सारा काम घर से ही करता था, इसलिए उसके लिए समय निकाल लेता था। और रविवार को मैं शियून और जी यूए दोनों को घुमाने भी ले जाता था।
अब माँ बेटी दोनों की जिंदगी धीरे धीरे सुधर रही थी और मेरी कंपनी भी धीरे धीरे टॉप पर पहुंचने लगी थी। अब हर बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती थी, लेकिन मैं अब भी सारा काम घर बैठकर ही संभालता था। ऑफिस में सारे वर्कर्स को मेरा दोस्त संभालता था। दुनिया के लिए वही कंपनी का मालिक था, लेकिन असल में कंपनी का मालिक मैं था और दूसरा मालिक मेरा दोस्त था, क्योंकि हमारी मेहनत से ही कंपनी इतनी बड़ी बनी थी। दूसरी तरफ जिहान की कंपनी लगातार डूबती जा रही थी। वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे और इन्वेस्टर्स को भी उनके प्रोजेक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। उसके कई बिजनेस थे, जैसे फैक्ट्री, लेकिन उसमें भी आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। कंपनी के शेयर भी लगातार गिरते जा रहे थे। असल में ये सारे बिजनेस मैं ही संभालता था और मेरे जाने के बाद ही सब कुछ बिगड़ गया था। तभी जिहान और उसकी कंपनी देखती है कि ZUA मोटर्स नाम की कंपनी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। उसके शेयर भी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जिहान सोचती है कि ZUA मोटर्स से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी कंपनी की हालत इतनी खराब होती है कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसे एक बड़े बिजनेसमैन की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आया था, जिसमें बड़े बड़े बिजनेस लोग आने वाले थे। जिहान सोचती है शायद ZUA मोटर्स कंपनी के मालिक को भी बुलाया गया हो। असल में वो मेरी ही कंपनी की बात कर रही होती है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी का नाम ZUA के नाम पर रखा होता है, ZUA मोटर्स। लेकिन आज तक मैंने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया होता, ना क्लाइंट्स को, ना इन्वेस्टर्स को। किसी को भी नहीं पता होता कि असली मालिक कौन है। इस कंपनी का असली मालिक मैं ही होता हूँ। सबको लगता था कि मेरी कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लाइंट से बात मेरा दोस्त करता था, लेकिन मैं सबकी बातें सुनता था और जो मैं उसे करने को कहता था वही वो करता था। किसी को मना करना हो या किसी के साथ डील करनी हो, सब मेरे और मेरे दोस्त के हाथ में होता था। मैं ईयरबड्स के जरिए अपने दोस्त को निर्देश देता था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे सब कुछ पता था कि असली मालिक कोई और है। वो था नंबर 1 बिजनेसमैन। उसने मुझे और मेरे दोस्त दोनों को पार्टी का निमंत्रण भेजा होता है। मैं सब समझ जाता हूँ और अपने दोस्त से कॉल पर कहता हूँ, लगता है अब फेस रिवील करने का समय आ गया है। पार्टी का दिन आ जाता है। मैं ZUA और श्यून से कहता हूँ, आज हमें एक पार्टी में जाना है। ZUA खुशी से उछलने लगती है और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मैं श्यून से कहता हूँ, ये एक बिजनेस पार्टी है, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, तो अच्छे कपड़े पहन लेना और ZUA को भी अच्छे से तैयार कर देना। श्यून कहती है, ठीक है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कुछ मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और देखते देखते शाम हो जाती है। मैं फ्रेश होकर एक ब्लैक सूट पहनता हूँ और परफ्यूम लेकर बाहर आता हूँ। मैं ZUA को देखता हूँ, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। उसकी मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तभी वो पूछती है, आपके हाथ में क्या है? मैं कहता हूँ, ये परफ्यूम है। वो उत्साह से कहती है, मुझे भी लगाना है। मैं हंसकर कहता हूँ, ठीक है, और उसके कपड़े पर भी थोड़ा परफ्यूम लगा देता हूँ। वह बहुत खुश हो जाती है। तभी मेरी नजर श्यून पर जाती है। वह भी बहुत सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ और कहता हूँ, अरे तुमने तो कुछ नहीं लगाया। मैं उसके पास जाता हूँ परफ्यूम लगाने के लिए। जैसे ही मैं उसके करीब जाता हूँ, उसका चेहरा लाल हो जाता है। असल में मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीना चाहता था। श्यून ने कभी कॉस्मेटिक्स पर पैसे खर्च नहीं किए थे, लेकिन वह बिना किसी मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे भी परफ्यूम लगा देता हूँ। जब तक मैं उसे परफ्यूम लगा रहा होता हूँ,
उसका चेहरा लाल ही रहता है। तभी मेरा दोस्त आ जाता है और डोरबेल बार बार बजाने लगता है। मैं कहता हूँ, रुक जा भाई, आ रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरा दोस्त कहता है, अरे वाह, आज तो सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लगता है आज 2-3 बिजनेस वुमेन आप पर फिदा हो जाएंगी। मेरे पीछे जी यूए और श्यून खड़ी होती हैं। मैं कहता हूँ, अब कुछ भी मत बोल। वो तुरंत कहता है, ओह सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा दोस्त खुश मिजाज था, लेकिन काम के मामले में बहुत सख्त था। उसके पास भी कोई नहीं था, बस उसकी माँ थी। वो जी यूए और श्यून को देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। उसे इनके बारे में सब पता होता है। जी यूए और मेरे दोस्त की बहुत अच्छी बनती थी। जब वे दोनों साथ होते तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। हम सब कार के पास आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस लेकर आया है। मैं सर पकड़कर कहता हूँ, अरे इतनी महंगी कार लाने की क्या जरूरत थी। असल में मुझे दिखावा पसंद नहीं था। मेरा दोस्त कहता है, अरे यार, आज के दिन तो दिखाने दे। मैं कहता हूँ, चल ठीक है। तभी जी यूए कहती है, ये कार कितनी प्यारी है। मेरा दोस्त कहता है ना, ये वांग समझता ही नहीं। मैं हंसते हुए कहता हूँ, चलो भाई। हम सब कार में बैठते हैं और पूरे रास्ते हंसते खेलते पार्टी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग पहुंच चुके होते हैं। जिहान और उसका बॉयफ्रेंड भी आ चुके होते हैं। वे बात कर रहे होते हैं, आज हमें प्रोजेक्ट लेकर ही जाना है, नहीं तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। कुछ देर बाद हम भी पहुंच जाते हैं। वैसे भी खास लोग थोड़ी देर से ही आते हैं। मुझे रास्ते में ही नंबर 1 बिजनेसमैन मिल जाता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी होता है। फिर हम दोनों साथ में हॉल की तरफ बढ़ते हैं। हॉल में पहले से ही शोर हो रहा होता है। तभी दरवाजा तेजी से खुलता है और कई बॉडीगार्ड हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। मैं और वो नंबर 1 बिजनेसमैन बात करते हुए अंदर आते हैं। हमें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जिहान भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये वांग यहाँ क्या कर रहा है, वो भी नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ। वो सोचने लगती है, कहीं ये ही जी यूए मोटर्स का मालिक तो नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कंपनी का मालिक तो उसके बगल में चल रहा है। और ये औरत और बच्ची कौन है। कुछ लोग मुझे पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे ये तो मिस जिहान के पति हैं, जिन्हें उन्होंने तलाक दे दिया था और आज ये इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, जो नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ चल रहे थे। लोग कहने लगे, सही कहा, कुछ औरतों की वजह से आदमी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और कुछ औरतों के साथ होने से आदमी अपने गोल हासिल कर लेता है। ऐसी ही बातें पूरे हॉल में हो रही थी। जिहान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू मार दिया हो। उसे मेरे लिए अपनी भावनाएं मेरे जाने के बाद ही समझ आई थी। ये सारी बातें सुनकर उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। तभी उसके बॉयफ्रेंड की नजर शियोन और जी यूए पर पड़ती है। अब सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली होती है। असल में जिहान का बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा होता है। वही आदमी था जिसकी कंपनी डूब गई थी और जिसने अपनी सारी गलती अपनी पत्नी और बेटी पर डाल दी थी। वो रोज शराब पीकर आता और माँ बेटी दोनों को मारता था। माँ अपनी बेटी को तो बचा लेती थी, लेकिन खुद बहुत मार खाती थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन बच्ची को भूख लगी होती है, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। वो अपने छुपाए हुए पैसे लेने जाती है, लेकिन वहां एक भी पैसा नहीं होता। वो समझ जाती है कि उसके पति को पैसे मिल गए और उसने उनसे भी शराब पी ली होगी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जब उसके पति के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी से और पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं होता तो वो उसे बहुत मारता है और फिर बाहर चला जाता है। 4-5 घंटे बाद वो वापस आता है और अपनी पत्नी के सामने तलाक के कागज फेंक देता है, इस पर साइन कर। पत्नी साइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो साइन कर देती तो वो अपनी बेटी के साथ कहाँ जाती। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे, ना उसका कोई घर था ना कोई रिश्तेदार, लेकिन उसका पति धमकी देता है, अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं इस बच्ची को इतना मारूंगा कि ये बच नहीं पाएगी। ये सुनकर पत्नी डर जाती है और कहती है, मैं साइन कर रही हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना। जैसे ही वो साइन करती है, वो आदमी माँ बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। फिर वो घर और सारा सामान बेचकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब बहुत अमीर हो गई है। उसे उसका दिल जीतकर उसके साथ रहने लगता है, और वो गर्लफ्रेंड जिहान ही होती है। यानी जो आदमी शियून और जी युए को मारता था वही जिहान का बॉयफ्रेंड था। लेकिन जिहान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब जिहान का बॉयफ्रेंड शियून और जी युए को देखता है तो मन ही मन सोचता है, ओह, तो अब ये माँ बेटी इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ रह रही हैं। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। तभी पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग खाने पीने और आपस में बात करने में लगे होते हैं। मैं अभी भी उस बुजुर्ग बिजनेसमैन के साथ होता हूँ और शियोन व जी युए मेरे दोस्त के साथ कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी शियून टॉयलेट जाने के लिए उठती है। जब वो वापस आ रही होती है तभी उसके सामने जिहान का बॉयफ्रेंड यानी उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है। वो बहुत नशे में होता है। उसे देखकर शियून डर से कांपने लगती है। उसका एक्स हस्बैंड उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी नीयत ठीक नहीं होती और वो गंदी नजरों से शियून के करीब आने लगता है। डर की वजह से शियून के पैर जैसे जम जाते हैं और वो कांपती रहती है। जैसे ही वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है तभी उसके सीने पर एक जोरदार लात पड़ती है। वो लात मैंने मारी होती है। शियून सदमे में खड़ी थी। मुझे पहले से ही पता था कि ये आदमी कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है, और मुझे ये भी पता था कि यही शियून का एक्स हस्बैंड लिनचान है, जो शियून और जी युए को मारता पीटता था और बहुत शराब पीता था। जब उसके पैसे खत्म हो गए तब उसने शियून को तलाक दे दिया और उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में था और शियून अभी कांप रही थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो अब भी कांप रही थी। मैंने लिनचान को मारते हुए पार्टी हॉल में ले आया। तभी पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब ये देखकर शॉक हो गए और जिहान भी हैरान रह गई। सब आपस में गॉसिप करने लगे, ये तो मिस जिहान के नए पति है, लेकिन इसे क्यों मार रहे हैं? जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बोले, अरे ये तो मिस जिहान के पहले पति मिस्टर वोंग है। मैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तभी जिहान आगे आई और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इस आदमी ने मुझे बिना वजह मारा। वो साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने किसी को कुछ समझाया नहीं। मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। जिहान गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी और मैं भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उसके पास नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े लिनचान की ओर जा रहा था। जैसे ही हम आमने सामने आए, जिहान मुझे थप्पड़ मारने वाली थी। मैंने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पुसी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सब शॉक में थे। जिहान का चेहरा थप्पड़ और शर्म से लाल हो गया। मैंने अंग्रेजी में कहा, Who are you? सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे।
यहाँ तक कि जीहान भी। फिर मैंने कहा, एनीवे डोंट डिस्टर्ब मी, और मैं वापस लिनचान के पास चला गया। मैं बहुत गुस्से में था। तभी किसी ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा जीहान फिर आ गई है और मैं उसे एक और थप्पड़ मारने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि वो शियून थी। वो बहुत डरी हुई थी और मेरा हाथ देखकर और डर गई। मैंने वो थप्पड़ अपने ही गाल पर मार लिया और कहा, वोंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब मुझे हैरानी से देख रहे थे और शियून भी मुझे शांत कराने आई थी। मैंने कहा, सॉरी सॉरी, बस आप 2 मिनट रुकिए। मैं सामने देखता हूँ लिनचान भी अब डरा हुआ था। मैंने कहा, अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। मैं उसे एक कुर्सी पर बैठा देता हूँ। तभी नंबर 1 बिजनेसमैन वहां आते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं अभी भी एटीट्यूड में वही बैठा था। तभी लिनचान उनके पास जाकर कहता है, इस आदमी ने मुझे बिना वजह मारा है। इसे गार्ड से कहकर पार्टी से निकलवा दीजिए। सब सोचते हैं कि अब मैं गया। तभी मैं और वो नंबर 1 बिजनेसमैन हंस पड़ते हैं। हॉल में हमारी हंसी गूंजने लगती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। जीहान भी शॉक हो जाती है और लिनचान की हालत देखने लायक होती है। तभी बिजनेसमैन कहते हैं, लाइट ऑफ, और पूरे हॉल की लाइट बंद हो जाती है। सामने दीवार पर प्रोजेक्टर से कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है। जब शियून टॉयलेट से निकल रही थी तब क्या हुआ था सबको पता चल जाता है। लाइट ऑन होती है। फुटेज देखकर सब लोग गुस्से में लिनचान की तरफ देखने लगते हैं। जीहान भी शौक और गुस्से में उसे देख रही थी। तभी मैं कुर्सी से उठता हूँ और लिनचान गुस्से में कहता है, वो मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या। सब लोग फिर से शौक हो जाते हैं। वो अपनी जुबान फिसला देता है। जो बात उसे नहीं बोलनी चाहिए थी वही बोल देता है। ये सुनकर जीहान भी हैरान रह जाती है। मैं कहता हूँ, अरे तूने तो अपनी ही पोल खोल दी। अच्छा चल, अब पूरा सच भी बता दे, या मैं बताऊं। जब तेरी कंपनी डूब गई, तूने अपनी गलती मानने के बजाय अपनी पत्नी और बेटी को मनहूस बता दिया। रोज शराब पीकर घर आता और उन्हें मारता। सारे पैसे शराब में उड़ा दिए। तुझे ये भी नहीं पता था कि घर में खाने को कुछ है या नहीं। माँ और बच्ची भूख से तड़प रही थी। पत्नी ने कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन तूने वो भी ढूंढ लिए और शराब में उड़ा दिए। फिर और पैसे मांगे। जब उसके पास नहीं थे तो तूने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी मारने की कोशिश की। और जब तेरे पास पैसे नहीं बचे तो तूने उसे तलाक दे दिया। तुझे ये भी नहीं पता होगा कि इस दुनिया में तेरे अलावा उसका कोई नहीं था। इतनी ठंड में अपनी बच्ची को लेकर सड़क पर थी। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और तू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीहान के साथ रहने लगा क्योंकि वो अमीर थी, और तुम दोनों फिर से करीब आने लगे। और ज्यादा कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ पार्टी कैरी ऑन, और पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। मैं शियून से पूछता हूँ, आप ठीक तो हो ना? शियून बोलती है, जी मैं ठीक हूँ। और आप? मैं कहता हूँ, मुझे क्या होगा। दूसरी तरफ जीहान अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली थी। फिर कुछ देर बाद नंबर 1 बिजनेसमैन स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ZUA मोटर्स और मेरी कंपनी लैक्सन ऑफ इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन की वजह से ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन आज ZUA कंपनी का एक सच भी सामने आने वाला है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब कौन सा सच सामने आने वाला है? बिजनेसमैन आगे बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ZUA मोटर्स कंपनी के मालिक मिस्टर लूमिंगफे है। लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर सभी और जीहान भी शॉक होकर देखने लगते हैं। असल में ZUA मोटर्स कंपनी के रियल ओनर है मिस्टर वांग। यही है ZUA कंपनी के असली मालिक।
सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं। तभी तो मैं सोचूं, ये बंदा इतना चिल कैसे है। और कुछ देर तक पार्टी चलती रहती है, लेकिन मुझे पार्टियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे तो बस प्रकृति और शांति पसंद थी। इसलिए मैं, शियोन, जियुए और मेरा दोस्त पार्टी से निकल आते हैं और अपनी कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जिहान हमारे पास आती है और मुझसे माफी मांगती है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ, उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ। जिहान वहीं खड़ी रह जाती है और मेरी पीठ को देखती रहती है। वो सोच रही होती है कि मैं उसके साथ घर चलूंगा, लेकिन अब मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था। मेरे मन में उसके लिए अब कोई भावना नहीं बची थी। पिछले जीवन में उसने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार में बैठकर पार्टी हॉल से निकल जाते हैं। जिहान हमारी कार देखकर शॉक हो जाती है। इतनी महंगी कार, जबकि मेरे पास तो इससे भी महंगी कारें हैं। जिहान अपने घर चली जाती है, लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आती। वो सोचती है कि ये सब लिनचान की वजह से हुआ है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो घर उसे सूना सूना लगता है। उसे हमारे साथ बिताए खुशियों के पल याद आते हैं, लेकिन सच तो ये था कि उसने कभी मेरे साथ समय ही नहीं बिताया। उसे वो पल याद आते हैं जब मैं उसकी देखभाल करता था, उसके लिए कॉफी बनाना, नाश्ता बनाना, सब कुछ। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है जिस आदमी ने उसकी इतनी परवाह की, उसी को उसने तलाक दे दिया। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। जब वो किसी और लड़के के साथ डेट पर जाती थी तो मुझ पर क्या बीतती होगी। जब वो मेरे सामने किसी और को किस करती थी तो मैं अंदर से टूट जाता था। आज तक उसने मेरे साथ एक बार भी ठीक से डिनर नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे साथ पानी तक नहीं पिया। 3 सालों में उसने मुझे छूने तक नहीं दिया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ आता है कि असली दर्द तो उसने दिया था, लिनचान ने तो बस फायदा उठाया था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाकर नहाकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। दूसरी तरफ हम लोग घर आ जाते हैं। हम पार्टी की बात नहीं करते और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। अगले दिन से मैं भी ऑफिस जाने लगता हूँ। मैं और मेरा दोस्त अपने कैबिन में बैठे होते हैं। तभी कंपनी के स्टाफ का कॉल आता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर, मिस जिहान आपसे मिलने आई है। मैं कहता हूँ, उसे कहो सर अभी बिजी है, नहीं मिल पाएंगे, और कॉल काट देता हूँ। मैं सोचता हूँ अब ये यहाँ क्या करने आए हैं। शाम, फिर रात और फिर देर रात हो जाती है। मैं और मेरा दोस्त एक मीटिंग में फंसे हुए थे। जब हम कंपनी के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिहान अभी भी बाहर खड़ी है। सुबह से इतनी रात हो गई, फिर भी वो मेरा इंतजार कर रही थी। वो बिना कार के आई थी। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं वो हमारी तरफ आती है। मेरा दोस्त मेरे चेहरे की तरफ देखता है। मेरा चेहरा बिल्कुल भावहीन होता है। मैं उसे एक नजर भी नहीं देखता और उसके पास से निकलकर अपनी कार की तरफ चला जाता हूँ। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरा दोस्त भी अपनी कार में बैठकर चला जाता है। जिहान वही खड़ी रह जाती है, डरी हुई, हैरान, जैसे रो पड़ेगी। सड़क बिल्कुल खाली होती है और उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं होती। तभी उसकी तरफ तेज रोशनी आती है। वो देखती है कि एक कार आ रही है और उसके सामने रुक जाती है। उस कार में मैं ही होता हूँ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी लड़की को सुनसान सड़क पर छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कहता, बस कार का दरवाजा खोल देता हूँ। जिहान मुझे देखकर शॉक हो जाती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो हल्की सी मुस्कान देती है। वो समझ जाती है कि मैं उसी के लिए रुका हूँ। वो कार में बैठ जाती है। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता हूँ। तभी वो मुझसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम